अस्सलाम वालेकुम शहज़ादे और शहज़ादियों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा कंपनी लॉ का पेपर था और पेपर काफ़ी मुनासिब आया। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत इजी पेपर था, जैसे वो आती है ना पोस्ट ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आई कैप, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पेपर वैसा था, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। पेपर एक अच्छा मॉडरेट लेवल का पेपर था और डुएबल था और ईज़िली मैनेजेबल था। तो हमारा जो पेपर है उसके अंदर हमारे 11 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा हमेशा होता है एमसीक्यूज़ का, तो वो आपके एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैं एक एक करके आपको बताती जाती हूँ और उसके बाद फिर हम जो है वो पेपर के थोड़े से एनालिसिस पे चलेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन वाइज लेके अपने पेपर को चलेंगे और क्वेश्चन वाइज जो भी आपका आंसर्स आपके बनते थे और जिस एरिया से वो आए थे वो हम अपना एनालिसिस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के अंदर जी सबसे पहले आपका जो एमसीक्यू नंबर 1 है उसका आंसर है डी। जो आपका एमसीक्यू नंबर 2 है उसका आंसर भी है डी। जो आपका एमसीक्यू नंबर 3 है उसका आंसर है ए। जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसका आंसर है सी। एमसीक्यू नंबर 5 का ए है। एमसीक्यू नंबर 6 का आंसर सी है। एमसीक्यू नंबर 7 का आंसर सी है। एमसीक्यू नंबर 8 का आंसर ए है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 का आंसर डी है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 10 के आंसर में मैं थोड़ी सी आई कैप से नाराज़ हूँ कि चारों ही आंसर्स थोड़े से इन्होंने जो है वो कंफ्यूजिंग डाले हैं। बी एक करीब करीब आंसर बनता है, ऑल दो बी भी 100% करेक्ट नहीं है। बी को भी थोड़ा सा ज़्यादा एलाबोरेटिव होना चाहिए था एज़ पर द डेफिनेशन, लेकिन बहरहाल चारों गलत होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था हीरो नहीं बनना और आपने ये नहीं कहना है कि चारों के चारों गलत हैं। सो उस हिसाब से ठीक है, बी को अगर आप मार्क करके आ गए हैं तो ठीक होगा। फिर आपका है जी अगला 11 नंबर एमसीक्यू जिसका आंसर डी है। फिर है आपका 12 एमसीक्यू जिसका आंसर बी है। फिर है आपका 13 नंबर एमसीक्यू जिसका आंसर सी है। और फिर आपका लास्ट नंबर 14 जिसका आंसर है बी। तो उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज़ ठीक ठाक हुए होंगे और आपने करेक्ट एमसीक्यूज़ मार्क किए होंगे। अब मैं अगर एक पेपर के एनालिसिस की तरफ चली जाऊं तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे जो क्वेश्चंस आए 85 मार्क्स आपको पता है कि सब्जेक्टिव के होते हैं। इसके अंदर अगेन मैंने जो है वो 3 तरह की टाइप्स बनाई हुई होती हैं, जो कि एक है हमारा बिल्कुल टू दी पॉइंट स्ट्रेट क्वेश्चन शेयर रट्टा वाला, ठीक है। सो शेयर रट्टा जो हमारी टाइप 1 है उससे हमारे 42 मार्क्स आए हैं, यानी जो बिल्कुल इजी तरीके से आप बिल्कुल अगर आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते थे। 42 मार्क्स वहाँ से आए हैं। फिर है आपका टाइप 2 क्वेश्चन जिसको मैं इम्पोस्टर या बहरूपिया सवाल कहती हूँ, कि जो लगता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है या फिर एक केस स्टडी है लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। तो जो आपका इम्पोस्टर क्वेश्चन है उससे आपके 17 नंबर के सवाल आए। और जो आपकी तीसरी टाइप है जो कि रियल केस स्टडी है, जिसको मैं हल्क भी कहती होती हूँ, सो जो आपकी रियल केस स्टडी है उससे आपके 26 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। इस तरह से करके हमारे जो आपके टाइप 1 और टाइप 2 यानी जो आसान सवाल हैं उससे आपके 59 मार्क्स बन गए। तो अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म किया हो, साथ में हमारे 15 नंबर के एमसीक्यूज़ भी हों, तो आपका पास होना बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, फिर जो हमारी आई कैप की ग्रिड है उसके हिसाब से मैंने अपने जो चैप्टर वाइज हमारे क्वेश्चंस आए वो मैंने आई कैप की ग्रिड के हवाले से एक एनालिसिस बनाया। तो आई कैप की ग्रिड जो है वो आपकी 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आपका जो पहला पार्ट है जिसके अंदर जो इनकॉर्पोरेशन और शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, जिसके अंदर चैप्टर 1, 2, 5 और 6 आते हैं। ये जो है आई कैप कहता है कि जी 15 से 20 के दरमियान हम पूछेंगे ना। तो अभी हमारे इस पेपर के अंदर आई कैप ने इस एरिया से 14 मार्क्स का पूछा है, तो ठीक है, काफ़ी करीब करीब है। फिर आपका जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, यानी जो आपका चैप्टर 7 है और चैप्टर 10 है,
जो कि ज़्यादा निगलेक्टेड पार्ट है, ठीक है। सो ये जो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट है, आई कैप कहता है 20 से 25 नंबर का इससे पूछेंगे, और ये आई कैप ने थोड़ा अपसेट कर दिया है, इससे आई कैप ने 10 नंबर का पूछा है। तो मॉर्गेज वाला तो कोई जो है वो जिक्र ही नहीं किया आई कैप ने, इससे आई कैप ने 10 नंबर का पूछा है। फिर आ जाता है आपका वो मीटिंग्स वाला एरिया, जो कि बच्चों का बड़ा फेवरेट एरिया होता है, बच्चे मीटिंग्स ही रखते रहते हैं, ठीक है। मीटिंग डायरेक्टर यानी आपका चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 8, इनसे जो है वो आई कैप ने कहा था कि हम 20 से 30 नंबर का पूछेंगे, लेकिन आई कैप ने थोड़ा सा अपसेट कर दिया, आई कैप ने इससे 39 मार्क्स का पूछ लिया। तो ये 2 अपसेट्स किए हैं आई कैप ने कि जो आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट है उससे कम पूछा और जो आपका मीटिंग्स वाला पार्ट है उससे ज़्यादा पूछा। फिर आपका जी अकाउंट्स वाला डिविडेंड वाला पार्ट है, जो कि आपका चैप्टर 9 और 11 है। इसमें आई कैप कहता है हम 15 से 20 मार्क्स का पूछेंगे, और उन्होंने 8.5 मार्क्स का पूछा। उसके अलावा फिर आपका जो 5वां पोर्शन है वाइंडिंग अप का, जो कि आपका चैप्टर 12 है। वाइंडिंग अप से आई कैप ने कहा था हम 15 से 20 नंबर का पूछेंगे, और उन्होंने 13 नंबर का पूछा। तो ये था हमारा चैप्टर का ग्रेड वाइज, हमारे पेपर का ग्रेड वाइज चैप्टर वाइज एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जी, निकल मोटर्स वाला सवाल, इसको मैं टाइप 3 वाला सवाल कहूँगी। कुछ लोग इसको टाइप 2 भी कहेंगे, लेकिन मैं टाइप 3 कहूँगी क्योंकि ज़रा सी सोचने वाली बात थी, तो इसको मैं टाइप 3 वाला सवाल कहूँगी। इत्तेफाक ऐसा है कि कल रात को मैं जो अपने वो आपके जो है वो अचानक से एक क्विज़ लिया करती हूँ अपने फेसबुक पेज के थ्रू। तो इत्तेफाक ऐसा है कि कल रात को ही मैंने नॉमिनी डायरेक्टर का सवाल पूछा था, और मेरे पास आज बच्चों के मैसेज आए कि मैम आपके उस सवाल से हमारे 10 नंबर पक्के हो गए पेपर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है भाई आई कैप के पेपर से, आई कैप का पेपर बनाने से ब्लैक लिस्ट ना करवा देना मुझे भाई साहब, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह ताला का करम होता है, अल्लाह ताला अपने बंदों की इसी तरह मदद करते हैं। तो सवाल इसके अंदर क्या हुआ, कहते हैं कि जी एक्विजिशन करना चाहती है एक कंपनी, ठीक है, और जिस कंपनी की एक्विजिशन करनी है उस कंपनी के 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। तो आपको पता है पब्लिक कंपनी के 3 मेंबर्स होते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि उन 3 में से 2 मेंबर्स के शेयर्स ये लोग लेना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि आपके अब रह जाएंगे 2 मेंबर्स, क्योंकि एक मेंबर जो पुराना था जिसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, और नईम और वकास की जगह ये जो NML है ये अब मेंबर बन जाएगी। हमें पता है कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 मेंबर्स होना ज़रूरी है, लेकिन अब मसला ये है कि ये कंट्रोल भी लूज़ नहीं करना चाहते। तो अब कंपनीज़ एक्ट इनको क्या इजाज़त देता है, कंपनीज़ एक्ट इनको ये कहता है कि आप किसी नॉमिनी के नाम पे, वैसे तो तमाम कंपनीज़ ने अपने शेयर्स अपने नाम पे रखने होते हैं, लेकिन आप इस सिचुएशन में जब आपने मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो तो आप कोई शेयर्स किसी नॉमिनी के नाम पे रखवा सकते हैं, और उस तरह फिर आपकी मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके अलावा एक और इन्होंने कहा ना इम्प्लीकेशन बताइए, तो एक और इम्प्लीकेशन ये है इसकी कि इनको कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज अब एक उनकी सब्सिडरी आ जाएगी, और फिर इनको वो फाइनेंशियल ईयर एंड वाला चक्कर देखना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बात अगर आप 1-2 लाइनों में ये वाली भी कर देते तो अच्छा लगता, बिकॉज रिक्वायरमेंट में इम्प्लीकेशन है और नंबर है 4.5, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 2 है आपका, वो कहते हैं कि जी कामरान को अपॉइंट करना चाहते हैं CEO के तौर पे, जो कि पेरेंट के यानी जो होल्डिंग कंपनी है उसके डायरेक्टर का बेटा है। तो कहते हैं कि कामरान CEO नहीं हो सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है CTL का। तो ये बात हम जानते हैं कि जो आपका CEO होता है वो डीम डायरेक्टर होता है, और CEO को कंपनी का मेंबर होना लाजिम नहीं है। CEO क्योंकि डीम डायरेक्टर होता है तो उस हिसाब से वो कंपनी का मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाता है, और उसको ज़रूरत नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर हो या कंपनी के शेयर्स अपने पास रखे। एक और इम्प्लीकेशन, क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने यही पूछा है कि बताइए कि क्या इम्प्लीकेशन होगी कंपनीज एक्ट के मुताबिक। तो एक और इम्प्लीकेशन जो यहाँ होनी चाहिए वो ये कि जो NML का डायरेक्टर है जिसका बेटा है कामरान, उसको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी ऑब्वियसली जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन के थ्रू CEO को लाया जाएगा, उस रेजोल्यूशन के अंदर ये NML का डायरेक्टर भी जो वालिद है ये भी वोट करेगा, तो इसको डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि जी ये जो है ये मेरा बेटा है और मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो ऑब्वियसली फिर उसको वोटिंग शोटिंग करने नहीं दी जाएगी। तो ये बात अगर आपने लिख देती तो आपका पेपर वो हो जाता, वो नहीं होता वो वाली जो मीम होती है ओ करके सारे लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है। सो आपका वो हिसाब किताब हो जाता है यहाँ पे, या वो वाह 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 वाला हिसाब किताब हो जाता। तो अगर आप ये कर देते तो ये बड़ा फिट हो जाता। अच्छा जी, ठीक है। सो ये हमारे हो गए 10 नंबर, ठीक है, 4.5 नहीं, मैंने गलत बोला, 10 नंबर है, यानी 5 पार्ट 1 के हैं और 5 पार्ट 2 के हैं। फिर आ जाता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट A
अगेन पास करने वाला सवाल है, वो आपके आगे हाथ जोड़ा है कि आप कहता है प्लीज़ खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पास हो जाओ, ठीक है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से 5 नंबर का सवाल है, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, रटी रटाई डेफिनेशन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों ने ज़रूर लिखी होगी। मैंने कहा था कि कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जिनका शेयर रट्टा आपको लगाना चाहिए। अच्छा, फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। इसको मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है ये हमारा चैप्टर 3 से आया है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर्स। ये आपकी बहुत अच्छी केस स्टडी है, इसको मैं टाइप 3 कहूँगी डेफिनेटली। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हिसाब किताब ये है आपका कि आपकी 2 कंपनियाँ हैं, ठीक है, और एक कंपनी जो है SIL है और एक उसकी सब्सिडरी है जो कि है BL। अब हुआ क्या है कि BL जो है वो अपनी कुछ लैंड बेचना चाहती है और 2 लोगों ने ऑफ़र की है। एक तो BL के ही डायरेक्टर ने ऑफ़र की है, दूसरा BL की जो होल्डिंग है यानी SIL के डायरेक्टर ने ऑफ़र की है, ठीक है। सो ये 2 अलग अलग बातें थी, यही आपका मेन पॉइंट था जो कि आपने सवाल में बताना था। अगर ये आपने बता दिया होगा तो आधे नंबर तो आपने यहाँ ले लिए। दूसरी बात आपने यहाँ क्या बतानी थी, आपने कहना था कि जी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवानी पड़ेगी बिकॉज नॉन कैश कंसिडरेशन है ना, दोनों नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहे हैं। जो आपका बहराम है वो भी यही कह रहा है और जो जावेद है वो 2 ऑप्शंस कह रहा है, वो एक तो नॉन कैश कह रहा है, दूसरा वो कैश भी कह रहा है। तो अगर तो कैश कह रहा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नॉन कैश कह रहा है तो आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी। हाँ, अगर बहराम को आपने बेचनी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन BL में पास करानी पड़ेगी। अगर आपको जावेद को बेचनी है तो आपको फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन SIL के अंदर आपको पास करानी पड़ेगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि अगर किसी ने लिखे होंगे तो फिट करके उसका पेपर फिट करके ऊपर गया होगा, ठीक है, किल कर दिया। अच्छा जी, सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट A और B। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट A है वो है रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो मैं कहती हूँ ना कि ज़रा रट्टे लगा लो डेफिनेशंस के, मैम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से क्या ही आएगा, देखो 4 नंबर, 4 में से 4 आप ले सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 का सवाल है, 4 में से 4 आप ले सकते हैं बहुत ही आराम से। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ही 5 लाइनों की डेफिनेशन है, अगर आपने लिख दी हुई तो बड़ा फिट हो जाएगा आपका। फिर है जी आपका इसका पार्ट B क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा, इसको मैं दर्जा देती हूँ आपकी केस स्टडी का, ठीक है, टाइप 3 का। ये आपके चैप्टर 8 से आया है और ये AGM से आया है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ क्या, देखें, इसके अंदर ऐसा हुआ है कि AGM करानी होती है जी, आपको पता है पहली AGM 16 महीने के अंदर अंदर करवानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी बनी 1 अगस्त को 2022, जिसका मतलब है हमारे पास 2022 के कितने महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने 2022 के, और 16 पूरे करने के लिए हमें 2023 के चाहिए 11 महीने, ठीक है। और 16 महीने होंगे कब पूरे, 30 नवंबर को। अब AGM इन्होंने कब प्लान की है, इन्होंने AGM प्लान किया 8 दिसंबर 2023 को, तो ये तो 16 महीने से ऊपर टाइम हो गया है ना। अब मसला क्या होना था, बच्चों ने 16 महीने गिनने थे और उन्होंने सोचना था हाँ 16 महीने हो गए और AGM सही हुई है, लेकिन आपने ये देखना है ना कि 16 महीने के अंदर अंदर AGM होनी चाहिए थी, विद इन, आफ्टर नहीं है। तो विद इन आपने जो है वो 16 मंथ्स करानी थी। आपकी जो आखिरी डेट थी AGM की वो 30 नवंबर थी। फिर कहते हैं कि जी बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सर्कुलेशन और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट की, वो आपने यहाँ लिखनी थी। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना था, 6 नंबर है, पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना था कि जी AGM का टाइम तो लेट हो गया, ठीक है। सो आधा सवाल तो आपका यही हो गया। अगली बात आपने क्या करनी थी, अगली बात आपने ये करनी थी कि अब आपने बताना है कि जो आपका नोटिस है वो आपका किस डेट को जाएगा, वो जी 9 नवंबर को चला जाना चाहिए, 21 दिन का नोटिस। फिर आपको बताना चाहिए था कि पहले साल की फाइनेंशियल जो है वो 1 साल से ज़्यादा के ड्यूरेशन की भी चल जाती हैं। फिर आपको बताना चाहिए था कि ये फाइनेंशियल्स ऑडिट होंगी, फिर तमाम मेंबर्स को और उन तमाम लोगों को सर्कुलेट होंगी हुआ इंटाइटल्ड, जिनके अंदर आपके ऑडिटर भी आ जाते हैं, डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये कि कम से कम इसकी 1 कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करनी है और 3 कॉपियाँ SECP को, रजिस्ट्रार को और आपको स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी थी अगर ये एक लिस्टेड कंपनी होती, और वेबसाइट के ऊपर भी चढ़ानी थी। तो ये वाली बात थी जो कि यहाँ इंपॉर्टेंट थी करनी, और आपको ये तमाम की तमाम बातें लिखनी ज़रूरी थी। देखिए 6 नंबर है, तो अगर आप यहाँ पे खाली वो 30 नवंबर वाली बात लेके आ जाते तो नंबर तो ज़रूर मिलते, मगर आधे नंबर मिलते। ये वजह होती है कि बच्चे कहते हैं मैम पेपर बड़ा फिट करके हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त पेपर हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ 35 मार्क्स आ गए, इन चीज़ों की वजह से बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है,
ये फिर वही सवाल है, हाथ जोड़ जोड़ के आई कैब कह रहा है पास हो जाओ, खुदा के वास्ते बंद करो हाथ जोड़ के मैं पास हो जाओ। कहते हैं जी आपने लिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया बताना है, ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाएगा। तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताना था। 7 आउट ऑफ 7 ले सकते हैं आप इस सवाल के अंदर। ये आपका टाइप 1 सवाल है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया आज के मैम आपने कहा था रट लो, और मुझे रटा नहीं जा रहा था, तो आपने कहा था लिख लिख के रट लो। तो ये 7 पर्टिकुलर्स जो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इंक्लूडेड होते हैं, अगेन 7 आउट ऑफ 7 आपको पूरे नंबर इसमें मिल सकते थे। देखो 14 नंबर तो बेटा तुम्हारे यहीं से हो गए, और एक आपके वो 5 नंबर रिलेटेड पार्टी के, तो सोचो फिर, ठीक है। सो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन 6 था कि जो बहुत इजीली कि जब आपका आता है प्रोविजनल मैनेजर, तो आते के साथ ही कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो उसको कौन सी स्टेटमेंट देते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देते हैं। ओके, उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कोई से भी 7 पर्टिकुलर्स आपने बता देने थे और बहुत अच्छा आपका ये सवाल सॉल्व हो जाना था। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7A। इसको मैं आपका टाइप 2 कहूँगी। देखने में ये टाइप 3 लग रहा है, लेकिन ये टाइप 3 बिल्कुल नहीं है। टाइप 2 सवाल है, इम्पोस्टर सवाल है। देखने में आपको लगता है कि बड़ा ख़तरनाक सवाल है, आपको डर लग जाता है, लेकिन असल में ऐसा कोई इशू इसके अंदर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7A के अंदर क्या हुआ, कहते हैं कि जी चेयरमैन ने ना जैसे ही शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए वोटिंग हुई, वैसे ही चेयरमैन ने कह दिया कि बस ठीक है रेजोल्यूशन पास हो गई, और चेयरमैन ने ये नहीं बताया कि कितने वोट्स फेवर में आए और कितने वोट्स अगेंस्ट आए। तो एक शेयर होल्डर है अली, जिनको इस बात के ऊपर एतराज़ है कि चेयरमैन ने हमें ये तो नहीं बताया कि कितने वोट्स फेवर में आए, कितने वोट्स अगेंस्ट आए, और ऐसे कैसे हो सकता है कि चेयरमैन जो है ना वो बस खाली एक ऑर्डर जारी कर दे। ये डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो एक एतराज़ इनको ये था अली साहब को। दूसरा एतराज़ अली साहब को ये था कि चेयरमैन ने जो है वो इनकी जो रिक्वेस्ट थी ना पोल की, वो रिक्वेस्ट नहीं मानी। ये 2 एतराज़ात थे। तो इस सवाल का पार्ट ए कहता है कि बताइए कि चेयरमैन का जो डिक्लेरेशन है अप्रूवल का, वो कितना वैलिड है। सो उसके अंदर जो कंपनीज़ एक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोविज़न है, वो ये कहती है कि चेयरमैन सिर्फ अगर ये बता दे कि प्रोविज़न यूनानिमसली पास हुई है या जो आपकी प्रोविज़न है वो मेजॉरिटी के साथ पास हुई है, तो बस इतना बता देना काफ़ी होता है। और चेयरमैन बस ये बता दे कि रेजोल्यूशन पास हो गई है, तो इतना बता देना काफ़ी होता है। चेयरमैन को ये नहीं बताना होता कि कितने वोट्स फेवर में आए और कितने वोट्स अगेंस्ट आए। तो चेयरमैन ने ये जो अप्रूवल डिक्लेयर किया है ये बिल्कुल ठीक है। ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया। फिर है जी आपका पार्ट बी। पार्ट बी कहता है कि अली के जो कंसर्न्स हैं वो कितने लेजिटिमेट हैं और आप अली के पास क्या राइट्स हैं। 6 नंबर हैं इसके, ठीक है। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर आपको दोनों बातें कर देनी चाहिए थी। वैसे तो अली ने यह एतराज़ मीटिंग के बाद उठाया है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो मीटिंग के बाद वाली ही प्रोविजंस लगनी चाहिए, लेकिन 6 नंबर हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले आप यहाँ पर ये बता दें कि अली को चाहिए था कि वो मीटिंग में ही पोल डिमांड कर देता अगर उसके पास कम से कम 10% तक वोटिंग पावर होती, ठीक है। सो अगर आप ये बात बता देते और फिर आप कहते हैं कि वहाँ पर पोल फ़ौरन हो जाएगा या फिर 14 दिन के अंदर अंदर हो जाता, और अब क्योंकि मीटिंग गुजर चुकी है और अली ने एतराज़ मीटिंग में नहीं किया, तो अब अली क्या कर सकता है, अकेले अगर वो 10% तक वोटिंग पावर रखता है या अगर वो दूसरे लोगों के साथ मिल के 10% तक वोटिंग पावर रखता है, तो फिर यानी दूसरों को अपने साथ मिला लेना, जो भी उसके दोस्त यार हैं इस कंपनी में अगर कोई हैं, और वो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दे इस मीटिंग के 30 दिन के अंदर अंदर, और उस पिटीशन के अंदर वो ये कह दे कि आपने जो है वो इस मीटिंग को बराए मेहरबानी इनवैलिडेटेड करार दे दीजिए, और जो भी इसके अंदर इशू हो वो आप, मतलब ये कि हमें इसके अंदर ये मसले थे और आप इस मीटिंग को इनवैलिडेटेड करार दे दीजिए। कोर्ट को अगर मुनासिब लगेगा तो कोर्ट इस मीटिंग को डेफिनेटली इनवैलिडेटेड करार दे देगा। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि कोर्ट चाहे तो फ्रेश मीटिंग का ऑर्डर भी इस कंपनी को जारी कर सकता है कि जी आपका एक शेयर होल्डर था या आपके एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास कम से कम 10% तक वोटिंग पावर है, वो आपकी इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं थे और आपने उनकी बात नहीं सुनी, तो फिर आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि एक फ़्रेश मीटिंग कंडक्ट कर लीजिए। तो फिर ऑब्वियसली कंपनी को एक फ़्रेश मीटिंग कंडक्ट करनी ही पड़ेगी। दिल में वो जितनी भी गालियाँ देंगे अली को, ठीक है लेकिन उनको एक फ़्रेश मीटिंग डेफिनेटली कंडक्ट करनी पड़ेगी।
फिर आ जाता है हमारा अगला सवाल जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। ये टाइप 1 के सवाल हैं। देखने में तो लग रहे हैं, वैसे देखने में भी नहीं लग रहा है एक्चुअली। ये टाइप 1 के सवाल हैं, बहुत अच्छे, बड़े ही सिंपल सवाल हैं। कहते हैं यूरेनियम लिमिटेड के अंदर एक नया CEO आया है और उसने कहा है कि आप बताइए कि दो बातों के बारे में आप मुझे गाइड कीजिए। पहली बात ये है कि अगर इंटरिम कैश डिविडेंड हम दें तो वो कौन सी डेट होगी कि जिसको इंटरिम कैश डिविडेंड डिक्लेयर समझा जाएगा, कि यानी इस डेट को डिक्लेयर हो गया है। ऑन व्हाट डेट इंटरिम कैश डिविडेंड विल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड। पहली बात ये पूछी। और दूसरी बात ये पूछी कि उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी कंपनी की क्या हैं, उसकी पेमेंट से रिलेटेड। तो हमें पता है कि इंटरिम डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साल के बीच में सोच लेते हैं कि जी इंटरिम डिविडेंड हमने देना है और वो डिक्लेयर कर देते हैं, रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। कहते हैं डिक्लेरेशन का दिन कौन सा माना जाता है? डिक्लेरेशन का दिन माना जाता है इन दोनों में से कोई भी, या तो जो किताबें बंद होने का दिन है जिसको बुक क्लोजर कहते हैं, बिकॉज किताबें बंद की जाएंगी ना आपकी, डिविडेंड अगर आपने देना है उसके लिए डिटर्मिन करना होगा कि कितने शेयर होल्डर्स और कौन कौन से हमारे शेयर होल्डर्स हैं। तो या तो अगर आपने बुक्स का क्लोजर किया है तो वो वाला दिन डिक्लेरेशन का दिन माना जाएगा, या अगर आपने बुक्स का क्लोजर नहीं किया, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, हम सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर तो आपने बुक्स का क्लोजर नहीं किया तो फिर उस सिचुएशन में आपकी वो वाला दिन डिविडेंड की डिक्लेरेशन का माना जाएगा कि जिस दिन आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास की थी। तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन का दिन डिक्लेरेशन का माना जाएगा या फिर आपका बुक क्लोजर का दिन डिक्लेरेशन का माना जाएगा। अगली बात कहते हैं पेमेंट से रिलेटेड हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो पेमेंट से रिलेटेड इनको बताया जाएगा भाई साहब हमारी तो नहीं, आप ही की जिम्मेदारियां हैं। CEO की जिम्मेदारी होती है, आपके कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि CEO की जिम्मेदारी है कि वो जो है डिविडेंड पे करेगा। डिविडेंड जो है वो डिक्लेरेशन के 10 दिन के अंदर अंदर, यानी बुक क्लोजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास होने के 10 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा और आउट ऑफ रियलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स पे किया जाएगा और विद होल्ड नहीं किया जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये सारी बातें बहुत लंबी हैं, लेकिन देखिए नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपने ये चीज़ें लिख दी हैं तो अच्छा रहेगा। मेन पॉइंट बहरहाल डिक्लेरेशन का ही था कि अगर आपने ये लिख दिया है कि जी वो बुक क्लोजर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन में डिक्लेरेशन समझी जाती है और उसके 10 दिन के अंदर अंदर पे करना है और CEO को पे करना है, तो इतना भी अगर लिख दिया तो काफ़ी था। लेकिन डेफिनेटली देखिए मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को आपने, ठीक है, तो फिर वो इम्प्रेस ऐसे तो नहीं ना हो जाता भाई साहब, थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक। अच्छा जब मैं भाई साहब कहती हूँ तो समझ लिया करें कि बहन साहिबा ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हैं, ठीक है, ये वो लॉ वाला है कि जहाँ ही लिखा होता है तो शी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। तो ये बात हो गई। अच्छा उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, जिसके अंदर कहते हैं कि जी इस सवाल पे तो मुझे मतलब हंसी भी आ रही थी, प्यार भी आ रहा था। ये फिर वही सवाल है टाइप 1 का जिसमें ICAP कहता है अल्लाह के वास्ते पास हो जाओ, ठीक है। सो इसके अंदर कहते हैं जी रेजोल्यूशन और मिनट्स ऑफ द मीटिंग इनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो कहते हैं जी आपको पता है कि जैसे ही मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपके फाइनल हो जाएंगे, वहाँ पर जो भी आपका चेयरमैन ऑफ द मीटिंग है उसने साइन करना है। उसका साइन करना एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई थी। उसके अलावा आपने 20 साल तक इनके हार्ड फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं और डिजिटली आपने फॉर लाइफ ऑफ द कंपनी इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं। फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर कम से कम 2 घंटे के लिए बिजनेस आवर्स के दरमियान ओपन फॉर इंस्पेक्शन होंगे विदाउट एनी फी फॉर द मेंबर्स। और उसके अलावा अगर मेंबर्स सर्टिफाइड कॉपी डिमांड करें तो उनको उनकी डिमांड के 7 दिन के अंदर अंदर इन रेजोल्यूशंस और मिनट्स की सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। और लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मेंबर्स ने कम से कम मीटिंग कंडक्ट होने के या रेजोल्यूशन पास होने के कम से कम 7 दिन के बाद ये डिमांड प्लेस की हो, बिकॉज ऑब्वियसली ऑथेंटिकेट करना, सारा कुछ करना, उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर लिखना, सब कुछ करना, उसमें टाइम लगता है। तो अगर उन्होंने 7 दिन के बाद ये डिमांड प्लेस की है तो कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो अगले 7 दिन के अंदर अंदर सर्टिफाइड कॉपी इनको प्रोवाइड करे। सो ये आपका सवाल था, ठीक है, जो कि हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस सवाल को देखकर मैंने फ़ौरन से अपने असिस्टेंट को मैसेज किया, बड़ा ही अच्छा मेरा शहज़ादा है, वो भी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा बच्चा है। तो मेरा जो टीए है उसको मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कि मियाँ आपको याद आ रहा है कि ये सवाल हमने जो है वो बनाया था क्रैश कोर्स के लिए, ICAP का जो क्रैश कोर्स मैंने करवाया था उसके लिए जो केस स्टडीज़ मैंने अपनी शेयर की थी, तो वाइंडिंग अप में हमने जो है वो ये केस दिया था। अगेन फिर बच्चे कहेंगे मैम आपने ICAP भाई माफ़ कर दो, मैंने ब्लैक लिस्ट नहीं होना, ठीक है।
सो कहते हैं कि जी दो मसले हो रहे हैं यहाँ पे। पहला मसला ये हो रहा है कि ये अपने डेट्स टाइमली बेसिस पे नहीं कर पा रहे, और दूसरा मसला ये हो रहा है कि इन्होंने 2 साल कंसेक्यूटिवली एजीएम नहीं करवाई है। अब अगर 2 कंसेक्यूटिव साल एजीएम नहीं करवाई होती और दूसरी बात वो टाइमली अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहे होते, तो ये आपका जो है वो ग्राउंड है फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। कोर्ट जो है कहते हैं एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ एमएल अबाउट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज एंड डिस्कस द इम्प्लीकेशंस। तो कहते हैं क्या होगा, ये होगा कि जी कोर्ट वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर सकता है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। दूसरा कहते हैं इस कॉन्सिक्वेंसेज की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो हमें पता है कि कोर्ट अगर एक दफ़ा वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर देता है, तो जिस दिन कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर दिया उस दिन आपका माजरत, जिस दिन वाइंडिंग अप की पेटिशन कोर्ट में फ़ाइल कर दी, वो जो तमाम लोग हैं ना जो वाइंडिंग अप की पेटिशन फ़ाइल कर सकते हैं, जिसमें आपकी कंपनी भी आ जाती है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज भी आ जाते हैं, क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं, आपका रजिस्ट्रार भी आ जाता है, SECP भी आ जाता है। तो अगर उनमें से जिस भी दिन पेटिशन फाइल कर दी उस दिन से वाइंडिंग अप कमेंस समझी जाएगी। और अब इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोविजनल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाए और बाद में फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर आएगा, सारे एसेट डिस्पोज ऑफ करेगा, लाइबिलिटियाँ पे करेगा और बिजनेस कंपनी का ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो इम्प्लीकेशंस थी ये लिखनी यहाँ पर ज़रूरी थी। देखिए 6 नंबर का सवाल है और आपका बहुत ही ये अच्छा सवाल है, टाइप 1 का सवाल है कि जिससे आप बहुत ही आराम से स्कोर इसके अंदर अच्छा कर सकते थे। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। ये सवाल है आपका जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन एक बहुत अच्छा सवाल था, एक कंपैरेटिवली ईजियर सवाल था। ये आपके चैप्टर 5 से आया है, टाइप 2 का सवाल है। टाइप 1 नहीं मैं इसको कहूँगी, इतना भी सीधा नहीं है। टाइप 2 का सवाल है जिसके अंदर कहते हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी ने पास की कि जिसके अंदर जो आपकी क्लास ए वाले शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स के अंदर वेरिएशन आ गई, जिस पे उनको कुछ एतराज़ था। अच्छा, अब इसके अंदर ये मेंशन नहीं है कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो किस तरह से पास की गई थी। क्या ऐसा हुआ था कि वो खाली उसी क्लास के अंदर पास की गई थी या जनरली जो है वो पूरी कंपनी से पास की गई थी। इसकी लैंग्वेज से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी की पूरी कंपनी की तरफ से पास की गई थी। बहरहाल ऐसा हुआ, कहते हैं कि जी क्लास ए के शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर किसी भी क्लास के शेयर होल्डर्स राज़ी नहीं होते इन द वेरिएशन ऑफ देयर राइट्स, तो वो कोर्ट को एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं। वो अगर 10% तक वोटिंग पावर रखने वाले आपके जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं, तो वो इसके रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में एक पेटिशन फाइल कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार को क्या करना है, अगली बात ये लिखी थी कि इसके अंदर कंपनी की क्या ड्यूटी है, रजिस्ट्रार को नहीं, सॉरी, कंपनी को क्या करना है। इसके अंदर कंपनी की ये ड्यूटी है कि अगर कोर्ट ने इस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया तो फिर 14 दिन के अंदर अंदर कोर्ट के ऑर्डर के बारे में रजिस्ट्रार को बताना ज़रूरी होगा। 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना ज़रूरी होगा। और अब अगर इनको कोई तब्दीली करनी है तो फिर इनको उस पर्टिकुलर क्लास को बुलाना पड़ेगा और 3/4 मेजॉरिटी जो उस पूरी की पूरी क्लास के मेंबर्स हैं, ये बात याद रखिएगा। हमने नॉर्मली जो स्पेशल रेजोल्यूशंस पढ़ी है ना उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जी जितने भी लोग मीटिंग में मौजूद हैं उनका 75%, लेकिन इस पर्टिकुलर स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए हिसाब किताब ये है कि जितने भी कैटेगरी ए या क्लास ए वाले शेयर होल्डर्स हैं ना, सारों के सारों का जो 75% है उसका कंसेंट रिक्वायर्ड होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखनी बहुत अच्छी थी जो कि ज़रा थोड़ा शशका डाल देती है आपके सवाल में, वो ये थी कि आपने कहना था कि कोर्ट को अगर लगा कि वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स ना, वो वाली बात, या इसके अंदर कोई ऐसा फैक्ट था जो कि अगर उनको शेयर होल्डर्स को पता होता तो वो रेजोल्यूशन पास ना करते, तो ये वाली दोनों बातें भी लिखनी इसमें ज़रूरी थी। 6 नंबर हैं, बहुत अच्छा ईजी सवाल था कि जो इसमें अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। फिर आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 11। देख के मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, बिकॉज क्या ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसको देख के बच्चे परेशान हो गए होंगे कि हम क्या लिखेंगे। बाय लॉस तक तो सारे लोग लिख लेंगे, लेकिन अब 4 नंबर हैं, ठीक है। तो ये आई कैप कभी कभी कर जाता है इस तरह की चीज़ें ना। तो बहरहाल इसके अंदर आपने ये लिखना था कि जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी के बाय लॉज होते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और कंपनी जो है वो अपनी जितने भी छोटे छोटे कंपनी की डिसीजन मेकिंग होती है वो आर्टिकल्स के ज़रिए होती है। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो जो भी कंपनीज़ एक्ट में बातें लिखी हुई हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। हाँ, ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि कंपनीज़ एक्ट में लिखी हुई बातों को सख्त कर दें। जैसे कि हमने कुछ मिसालें पढ़ी थी कि फॉर एग्जांपल कैजुअल वैकेंसी है, ठीक है, तो वो अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है तो उसको कैजुअल वैकेंसी फिल करने की ज़रूरत नहीं है अगर मिनिमम नंबर ऑफ़ आपके डायरेक्टर्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि फ़िल करने की ज़रूरत है तो फ़िल करने की ज़रूरत है,
ठीक है। इसी तरह प्रॉक्सी के बारे में है कि जी कोई भी प्रॉक्सी हो सकता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि सिर्फ एक मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है तो फिर सिर्फ एक मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है। तो बेसिकली ये जो दायरा कार है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसको थोड़ा सख्त कर सकता है, थोड़ा नैरो कर सकता है, लेकिन बहुत ब्रॉडर नहीं कर सकता। यानी जो कंपनीज एक्ट ने बोल दिया है वो करना तो ज़रूरी है, डेविएट नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर 1-2 लाइनें लिखनी थी, थोड़ी सी ज़्यादती है वैसे ये। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि जी क्या तमाम कंपनीज़ ने आर्टिकल्स रजिस्टर कराने हैं। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जो आपकी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स उसको आर्टिकल्स रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि समझा जाएगा कि जी टेबल ए उन्होंने अडेप्ट कर लिए। अगर उनको टेबल ए से कोई डेविएट करना है तो फिर इस सिचुएशन में उनको आर्टिकल्स रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। लेकिन जो आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है या जो आपकी अनलिमिटेड कंपनी है उनको आर्टिकल्स रजिस्टर करवाना लाजमी है। फिर आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी। इसको जो है मैंने टाइप 3 कहा है। थोड़ी सी इसके अंदर ज़रा सोचने वाली बातें हैं क्योंकि वो फिर आपको ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। तो बहरहाल इसके अंदर कहते हैं कि इस ऑल्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा शेयर होल्डर्स के ऊपर, कि वो जो नया बंदा, पहले तो नया बंदा शामिल हो गया तो कोई मसला नहीं है, नया बंदा शामिल हो सकता है क्योंकि ये एक आपकी पब्लिक कंपनी है तो वो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर एक बंदे ने अपने शेयर्स उसको दे दिए तो इसका भी कोई मसला नहीं है, टोटल शेयर्स आपके उतने ही रहे। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर ली कि जिसके अंदर वो एक अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि अब तमाम शेयर होल्डर्स ने कम से कम 2 मिलियन शेयर्स रखने होंगे। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप शेयर होल्डर्स के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगा सकते कि यानी उनको किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता है ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करने पे। यानी एक दफ़ा अगर वो शेयर होल्डर बन गए तो ठीक है, उसके बाद उनको ज़्यादा शेयर्स परचेज़ करने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ली है तो फिर ऐसा हो सकता है। अगेन इसकी ऑल्ट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज़ पे, वो जो हमारी बात थी कि जिसके अंदर था कि प्रोपोर्शनेट आपने जो है वो उसी तरह से राइट आगे ट्रांसफ़र करने हैं। कि अगर लेट सपोज ऐसा था कि किसी के पास पहले 10 शेयर्स थे और अब 20 शेयर्स आ गए हैं तो आपको फिर उसी हिसाब से आपके राइट्स ट्रांसफ़र होंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी के राइट्स उसकी वजह से कम हो जाएं। तो ये हमारा कमेंट था हमारे कंपनी लॉ के पेपर के ऊपर। सर उमैर आज नहीं आ सके मेरे साथ। आज ऐसा हुआ कि वो नहीं होता कि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो आज बिल्कुल ऐसा हुआ। कौन सी वाली कंपनी होती है वैसे? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कौन सी वाली कंपनी है कि जिसके अंदर मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। तो सर उमैर के वालिद साहब की अनफॉर्चुनेटली कुछ तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो आज नहीं आ सके, लेकिन डेफिनेटली उनकी कमी आई एम श्योर आप लोगों को महसूस होगी। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में देखते हैं कि क्या हिसाब किताब होता है। और बिल्कुल आप लोग अपने फ्रेंड्स को इसके अंदर टैग कीजिए और फीडबैक दीजिए कि किस तरह से समझ आया। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं मैं, कुछ लोग ये समझते हैं और मैं भी उन लोगों में से एक थी जो कि ये समझती थी कि हमें पेपर के बाद फ़ौरन से पेपर के ऊपर सेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हमने ये सिलसिला शुरू किया है क्योंकि वो स्टूडेंट्स मैं समझती हूँ कि टोटल में से प्रॉबली जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं तो 99% जो स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए हैं वो यही किए हैं कि मैम आप लोग जो है ना वो प्लीज़ एक हमें शेयर करें, हमें की शेयर करें, हमें बताएं फ़लाने आंसर का फ़लाने सवाल का क्या था। हमें तसल्ली हो जाएगी, अगले पेपर की तैयारी में हमें सुकून हो जाएगा, हम रेस्ट कर सकेंगे, हमें एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और नीचे जो कमेंट्स हमारी पॉडकास्ट पे पिछली पे आए वो भी यही थे। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं कि जिनको परेशानी हो जाती है एग्ज़ाम के ऊपर कमेंट्री देखकर, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो पेपर के बाद इसको तफसील से देखें। लेकिन ये पॉडकास्ट आज के दिन इसलिए अपलोड की जा रही है ताकि वो स्टूडेंट्स रिलैक्स हो सकें कि जो इस बात को अच्छा समझते हैं और जिनको लगता है कि इसकी ज़रूरत होती है हमें आगे बढ़ने के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ शहज़ादे और शहज़ादियों। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। नस्र मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।